गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पाठ 1 पढ़ लिया था। हम लोग पाठ 2 पढ़ रहे थे और पाठ 2 में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि जो राजा होते थे ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि जो भूमि दान दिया जाता था उसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें दान में दी जाती थी। चोल एक वंश है और इस वंश में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए। चोल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इनकी जो व्यवस्था थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। अपने प्रशासन को चलाने के लिए काफ़ी चुस्त एवं तंदुरुस्त व्यवस्थाएं किया था। इसलिए हमारे किताब में अन्य वंशों को छोड़ करके इनके वंशों के बारे में पढ़ने के लिए, इनकी व्यवस्था के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया। चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। ये सारी चीज़ें उस भूमि पे होती थी। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। यानी जिस ब्राह्मण देवता को ये भूमि मिलती थी उनके पास पहले से भी अगर ज़मीन है तो उसे वो किसी व्यक्ति को दे देते थे और उस पर कर वसूला करते थे। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई होती थी। आगे हम लोग बात करते हैं 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी लिखा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। इन्हें कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था जिसका नाम था राजतरंगिणी। कल्हड़ ने अपने उस रचना में शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ है। देखिए, कल्हड़ जो था वो दूसरों से जो चीज़ें सुनता था उसी के आधार पे, या जो पढ़ता था उसी के आधार पे ही सिर्फ अपनी
किताब में नहीं लिखा है, वरन उन्होंने उसका अध्ययन किया और यह खोजा कि क्या यह जो लिखा गया है वो सही है कि नहीं। अगर जब सही होता था तभी उस चीज़ को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी उसने किया है। आगे बढ़ते हैं। धन के लिए युद्ध। हम लोग जानते हैं एक राजा दूसरे राजा पर अक्सर युद्ध कर दिया करते थे, आक्रमण कर दिया करते थे। तो उसका मेन कारण जो था वो रुपया, पैसा और संपत्ति, साथ ही साथ अपनी प्रभुत्व दिखाना था। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, हम बताए थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, 3 वंश के राजाओं द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वो भी शक्ति और सत्ता के लिए ही हुआ था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जान लीजिए आप लोग। इसमें पाल वंश का राजा था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था और साथ ही प्रतिहार वंश का राजा था। ये तीनों वंश के राजा कन्नौज के ऊपर शासन स्थापित करने के लिए आपस में युद्ध करते थे और अंत में जो विजय होती थी वो राष्ट्रकूट वंश की होती थी। कन्नौज बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र था जिस पर ये लोग अपना अधिकार जताना चाहते थे। किसी क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद वहाँ से जो संपत्ति मिलती थी उससे भव्य मंदिरों का निर्माण कराना भी इस समय के जो राजवंश थे उनका काम होता था। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र देश है अफगानिस्तान, उस समय वहाँ गजनी था। वहाँ का जो सुल्तान था महमूद, उसने बहुत सारे भारत पर आक्रमण किए थे। भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे और उसका ये आक्रमण 997 से लेकर के 1027 तक, इसी के बीच में उसने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, यहाँ के बहुत सारे राजाओं को हराया, मंदिरों को भी लूटा और लूट करके काफ़ी संपत्ति भारत से अपने देश लेकर के चला गया। और उसका इस संपत्ति को लूटने का मेन उद्देश्य, यहाँ पे आक्रमण करने का मेन उद्देश्य अपने देश में विशाल साम्राज्य और विशाल इमारतों का निर्माण करना था। महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। जब वो आक्रमण करता था यहाँ पे, तो यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी रखने के लिए उसने जो महमूद गजनवी था, गजनी का, उसने अलबरूनी नामक एक इतिहासकार अपने साथ लेकर के आता था। वो जिस क्षेत्र में आक्रमण करता था गजनवी, जीतने के बाद वो उस समय कौन सी घटना हुई, कैसे युद्ध हुआ, उस क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है, क्या लोगों का रहन सहन है, कौन राजा था, इसके बारे में लिखने का काम अलबरूनी को ही गजनवी ने किया था। अलबरूनी इन सारी घटनाओं को किताब अल हिंद के नाम से लिखा। इसको किताबुल हिंद भी कहीं कहीं कहा गया है, तो आप लोग इस नाम को ख्याल रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है अलबरूनी किसके साथ आया था, गजनवी के साथ।
कौन सी किताब लिखा? किताबुल हिंद। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान एक वंश था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग जानते हैं, उसी वंश का एक राजा था। ये लोग भी काफ़ी युद्ध करते थे और सबसे बड़ी बात है वीर गाथा। इनके समय में जो कवि होते थे वो इन राजाओं की खूब बढ़ा चढ़ा करके कविता के रूप में प्रशंसा करते थे। वे दिल्ली, जो चहमान वंश थे, ये दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्य राजाओं, देखिए चालुक्य एक वंश है जो गुजरात में उस समय शासन कर रहा था, और ये चहमान वंश वाले जो थे दिल्ली और अजमेर क्षेत्र की तरफ थे। उन्होंने चालुक्यों को पराजित करने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से भी टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी को एक बार पराजित किया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। अब हम लोग देखते हैं चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। अब हम लोग चोल राज्य के बारे में थोड़ी गंभीर जानकारी यानी पास से जानकारी लेते हैं। देखिए, उरैयूर तंजूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुद्दरियान नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ शुंभनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो कभी कभी परीक्षा में वो पूछ देता है कि कौन सा चोल शासक था जिसने जल सेना बनाई थी, तो राजेंद्र प्रथम ने। देखिए, राजेंद्र प्रथम। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। चोल वंश में कौन कौन से मंदिर थे और कौन कौन सी मूर्तियाँ थी, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा बनाई गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों द्वारा निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे। इसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर,
इत्यादि लोग। देखिए ये गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। पत्थरों को काट कर इसकी नक्काशी देखिए, ये पत्थरों को काट कर के इस डिज़ाइन में बनाना कितनी मशक्क़त की बात थी। आज इस टाइप का डिज़ाइन हमको बना हुआ देखने को नहीं मिलता है। संगीतकार, नर्तक इत्यादि, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल काल प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। अब चोल काल में किस प्रकार की कृषि और सिंचाई किया जाता था? चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, अब देख लीजिएगा आप लोग। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछीलती हैं, जिनके किनारों पर मिट्टियाँ जमा होती हैं। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीनों को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये देखिए एक जलाशय का चित्र बना हुआ है। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया था और यहाँ से खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। अगला है हमारा हेडिंग साम्राज्य का प्रशासन। जो चोल था उसका प्रशासन व्यवस्था यानी शासन कैसे चलता था, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। देखिए चोल काल में भूमि के प्रकार। भूमि को जो टैक्स लगता था, पहले भूमि की पैमाइश कराई गई, फिर उसके बाद भूमि को कई रूपों में बांटा गया और उसी के आधार पर उस पर कर या टैक्स लगाया गया। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। पहला है वेलनवगाई। गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी होते थे, यानी कि जो वेलनवगाई भूमि होती थी उसका जो स्वामी होता था वो ब्राह्मण नहीं होता था, गैर ब्राह्मण होता था। ब्रह्मदेय, जो भूमि दूसरी थी उसका नाम था ब्रह्मदेय, यानी ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय भूमि कहते थे। शाला भोग, यानी किसी विद्यालय के रख रखाव, स्कूल खुल गया, उसकी जो लोग उसमें सहयोग करेंगे उसकी देखभाल करने में जो खर्च आएगा उसके लिए जो भूमि थी उसको शाला भोग कहते थे। देवदान या
तिरुनमटुक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। मंदिरों का खर्चा चलाने के लिए भी कुछ जमीनें दे दी जाती थी और उस पर से जो टैक्स वसूला जाता था उससे मंदिर का काम चलता था। पल्ली चंदन जैन संस्थानों, जो जैन धर्म थे उसको भी भूमि दान दी गई थी, उनको पल्ली चंदन कहते हैं। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमियाँ अनुदान करने वालों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहते हैं। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण जात बस्तियाँ अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्राह्मण की देखभाल करने के लिए ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कार्यकुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख से इस बात का सविस्तार वर्णन मिलता है। देखिए, परांतक प्रथम राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था जिन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था उत्तर मेरूर अभिलेख। इस अभिलेख में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी गई थी उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देख रेख करने में सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम लाल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती थी, जिस बच्चे को उसके बारे में जानकारी नहीं रहती थी, उससे हर समिति के लिए एक एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इस तरह समितियों और सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। अब अन्य जगह उस समय जिस समय चोल वंश सक्रिय था, तांग वंश यानी चीन वंश का एक शासक वंश था तांग वंश। चीन में तांग वंश का शासन था। इसके बारे में आप लोग किताब में पढ़िए। इस तरह हम लोगों का पाठ 2 समाप्त हुआ। प्रश्न उत्तर का नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जो चीज़ें न समझ में आए उसको पूछिए। धन्यवाद।